नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 हिंदी का जो गद्य खंड है, भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर, और इसकी आज हम करेंगे संपूर्ण व्याख्या केवल और केवल एक वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान जाइए कि चैप्टर का नाम है हमारे भारतीय संस्कृति। तो जब भी हम संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आ जाते हैं, और जब हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भी हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आ जाते हैं। तो आज उन्हीं भारतीय संस्कृति को, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, हम पूरे डिटेल में व्याख्या करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लाइन है कि कोई विदेशी जो कि भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़र करे तो उसको इस देश में इनकी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वो कह उठेगा कि अरे ये एक देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है। तो हम भी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी ज़्यादा अलग तरीके की है कि अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति आएगा और जो कि भारत को न जानता रहे, तो जैसे देखो हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमें सारे लोग सारी चीज़ें एक ही तरह की दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जब कोई भारत में आएगा ना, अरे तब तो उसे सारी चीज़ें अलग अलग दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पे आप थोड़ा दूर गए तब तक इंसान बदल गए, थोड़ा दूर गए फिर इंसान बदल गए। बदलने का मतलब ये है कि उनके कपड़े बदल जाएंगे, बोलचाल बदल जाएगी, उनका खाना बदल जाएगा, रहने सहने का तरीका बदल जाएगा। उसी तरीके से राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति जो कि भारत को बिल्कुल भी ना जानता हो, अगर आ गया, एक से दूसरे छोर तक चला गया, तो वो समझेगा हाँ भारत अरे एक देश नहीं, ये तो बहुत सारे देशों का समूह है, जो कि एक दूसरे से बहु बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो कि आसानी से आँखों के सामने आती हैं, बहुत भिन्न है। आप खुद ही देख सकते हो हमारे यहाँ कितने सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं और वो सारे अलग अलग हैं। तो इसीलिए कहा जाता है प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएंगी ना, जो कि किसी भी एक महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती हैं। केवल एक देश के अंदर नजर आना तो कह सकते हैं कि मुमकिन ही नहीं, परंतु हमारे भारत में ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आपको ठंडी, गर्मी, बरसात, जाड़ा सब देखने को मिल जाएगा। यहाँ बसंत ऋतु भी आएगी, गुलाबी जाड़ा भी हम बोल सकते हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर पर मिलेंगी, और जैसे जैसे वो दक्षिण की ओर बढ़ेगा, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र और प्लावित समतंत्र को छोड़ करके फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। यानी कि आप जैसे जैसे एक से दूसरी तरफ बढ़ोगे, देखो दक्षिण का मतलब है दक्षिण की तरफ बढ़ोगे, तो आपको ये सारी नदियाँ छोड़ करके फिर ये सारी के बीच अलग अलग हिस्से रंग बिरंगे देखने को मिलेंगे। कहते हैं ना, धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। तो पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। आप किसी भी तरफ चले जाओ, आपको सारे तरफ विभिन्नताएं मिलने वाली हैं। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती है, यानी कि जब हम ठंडी सर्दी के समय में होते हैं तो गर्म कपड़ों से छुटकारा ही नहीं मिलता। हम हमेशा आग को जला करके बैठे रहते हैं, हमेशा 2-4 स्वेटर पहने रहते हैं। दूसरी तरफ बात की जाए तो समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वो सुखद मौसम, जिसमें ना कभी सर्दी होती है और ना कभी गर्मी, ऐसा भी देखने को मिलता है।
कभी आपको भारत में बहुत गर्मी देखने को मिलेगी, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी, और कभी तो ऐसा होगा कि गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं होगी, बहुत लुभावना मौसम होगा। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षों मिलेंगी, तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी, जहाँ पे साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा सत्र नहीं जो कि यहाँ उत्पन्न न किया जाना हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पे पैदा नहीं किया जा सके। अगर हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है तो हम सारे फल भी तो उगा सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास सारे मौसम है। कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो कि यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो, और न कोई ऐसा वृक्ष या फिर जानवर है जो कि यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आबहवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। तो इसी तरह से मुख्य भाषाएं भी बहुत सारी प्रचलित हैं, और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कहावत मशहूर है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर पानी। यानी कि आप एक कोस चलोगे तो पानी बदल जाएगा, फिर एक कोस चले तो फिर पानी बदल गया, और अगर 4 कोस चल गए तो वाणी भी बदल जाएगी, यानी कि लोगों का बोली बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी, जो कि सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। अरे इतने ज़्यादा संप्रदाय मिलेंगे कि आप गिनते रह जाओ उसे। इन विभिन्नताओं को देख करके अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि अरे अरे ये एक देश नहीं बल्कि बहुत सारे देशों का समूह है, ये एक जाति नहीं बल्कि बहुत जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि हमें भी पता है। सपोज दैट आप वैसे जाति का तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपके पास कोई भी जाति हो सकती है, यादव, पटेल, विश्वकर्मा, यू कैन हैव एनी कास्ट, आपके पास कोई भी जाति हो सकती है, क्योंकि ऊपर से देखने वालों को जो गहराई में नहीं बाता विभिन्नता ही देखने में आएंगी। पर अगर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो कि अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरो कर एक सुंदर समूह बना देती है, जैसे कि रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और भिन्न रंग की सुंदर मड़ियों या फिर फूलों को पिरो करके एक सुंदर हार तैयार कर देता है। जैसे कि अगर हम एक हार की बात करें तो उसमें बहुत सारे प्रकार के हीरे, मोती, बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, सब अलग अलग प्रकार के होंगे, लेकिन मिल करके एक खूबसूरत हार का निर्माण कर देते हैं। तो उसी तरीके से हमारा भारत है, इसमें भी सारे लोग बहुत अलग अलग हैं, लेकिन जब एक साथ मिल जाएंगे तो एक सुंदर हार की तरह बन जाते हैं, जिसमें कि प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से न तो अलग है और न हो सकता है, केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं भी सुशोभित होता है। यानी कि केवल एक ही मोती से हार सुंदर नहीं है, बल्कि सारे मोतियों के मिलने की वजह से है। वैसे ही हमारा भारत भी है, और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। ये केवल एक काव्य की भावना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो कि हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बन करके एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे कि भारतीय संस्कृति का हम नाम दे सकते हैं। और यही सारी चीजें तो मिलकर के हमारे भारतीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और हो रहे हैं, इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रहती हैं, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है जो कि उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है।
भले ही वो एक ही जगह से निकला, बहुत सारे जगह में फैला, लेकिन लास्ट में तो वो मिल करके फिर से एक हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा भारत है। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न ये है कि वो इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वो अमृत तत्व देता रहे, जो कि जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा भी। जैसा कि हमारे कवि इकबाल कह गए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा। बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यानी कि वो कहते हैं कि भले ही लोगों ने बहुत सारी दुश्मनी निभाई हो, बहुत समस्याएं दी हो, बहुत कुछ किया हो, लेकिन हाँ, कुछ बात तो जरूर है कि हस्ती हमारी मिटती ही नहीं है। अरे अभी तक बाकी है हमारा नाम और निशान, भले ही ये दुनिया हमारा चाहे कितना ही दुश्मन बन करके क्यों न रह ले। और ये एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो कि अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर के हमारे सामने आता रहता है। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमृतत्व की याद दिला करके हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल करके हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूंक दिए हैं और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया है। वह अमृतत्व सत्य और अहिंसा का है जो कि केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वो अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक होगी तो संघर्ष पैदा हो जाएगा। हम भी जानते हैं, सोचो हम उन्नति करना चाहते हैं लेकिन हमारे उन्नति करने से किसी दूसरे या तीसरे इंसान को हानि होने लगता हो तो वो तो संघर्ष पैदा ही हो जाएगा। वो हमें पीछे खींचने लग जाएगा, कहेगा नहीं नहीं तुम आगे मत जाओ, तुम्हारे वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए संघर्ष पैदा हो जाता है और ये संघर्ष केवल तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पद अहिंसा के हों। गांधी जी की अहिंसावाद की भावना, हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। मैं एक मूवी भी आप लोग को रिकमेंड करना चाहूँगी जिसका कि गांधी नाम है मूवी का। आप लोग को अगर टाइम हो देख सकते हो तो देख लीजिएगा, वो बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें जो गांधी जी जो इंसान बन कर के आया है ना, वो एक विदेशी आदमी है, लेकिन सबसे पहले उसने 3 साल अपने जीवन को गांधी जी की तरह जिया, उसके बाद अपना रोल निभाया है, तो आप लोग उसे देख सकते हो। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है और हिंसा का दूसरा रूप स्वार्थ है, जो कि प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता रहता है। अगर हम किसी वस्तु का भोग करना चाहते हैं तभी तो वो हमारा स्वार्थ होता है, और अगर हम त्याग रहेगा तब हमारे अंदर अहिंसा की भावना रहेगी। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। श्रुति कहती है कि तेन तकियन भुंजिथाह, इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं।
हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने में अभिन्न भाव से मिल जाने दिया। कहने का मतलब ये हमारे भारत का बड़प्पन है कि चाहे जो इंसान भी आया हमने सभी को शरण दिया कि आ जाइए। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया। आखिर तभी तो हमारे भारत के पास बहुत अलग अलग प्रकार की संस्कृति है और अपने को उनमें मिलने दिया। और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर कभी भी जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदयों को जीता। और इसी वजह से प्रभुत्व, जो कि चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंशों में कायम है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उदंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रख करके हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि हर प्रकार का प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए, हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ला दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन और सृजनात्मकता शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो कि संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि और अरविंद तथा रमन महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया। कहने का अर्थ है, स्वतंत्रता के अर्थ में गांधी जी ने हमारा कितना ज़्यादा सहायता किया, हम उनको देख सकते हैं। रविंद्र जैसे महान कवि, आपने भी बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी, और अरविंद और रमन महर्षि जैसे योगियों को भी भारत ने पैदा किया। और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भव विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका किसी का संसार मानता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गई थी, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका कार्य यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो कि पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्र से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्याप्त है। दूसरी बात करें तो जो इस संबंध में विचारणीय है वो ये है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। सामूहिक चेतना की बात करें तो यही हमारे देश का प्राण है और इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। वैसे तो मेरी राय ये रहने वाली है कि हमें कभी भी किसी के जाति को लेकर के नहीं देखना चाहिए। अगर किसी की जाति को लेकर के देख रहे हो तो ये अर्थ हो सकता है कि शायद उसका इन्वायरमेंट, उसका वातावरण ऐसा हो कि वो इंसान ऐसा बन गया हो, परंतु जाति से कुछ लेना देना नहीं होता। हमने बहुत बहुत बड़े पदों पर छोटी छोटी जाति वालों को भी देखा है। तो क्या कारण है कि जाति से कुछ नहीं होता? जहाँ उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं वहाँ उन सब में ये एकता भी है। और इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसीलिए आंदोलित हो उठा था क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित
प्रभावित और प्रेरित रहा। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी और इसी में उनकी सफलता भी थी। मैं तो यही समझती हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या फिर संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अर्थात उसके पीछे हमें व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावना प्रधान नहीं होना चाहिए और ऐसा तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए। व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। देखिए, ये सारी बातें जो हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अनुसार है। हो सकता है कि आपके अनुसार ये चीज़ें ना हो, आपके अनुसार संस्कृति का अर्थ कुछ और हो और इसमें लिखी गई बातें गलत भी हो सकती हैं। किसी क्षण आपको ऐसा भी लग सकता है, तो इसीलिए ये बताया जाता है कि ये सारे विचार उनके अनुसार है, आपके कुछ और हो सकते हैं। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थों और स्वत्वों पर और न देकर के व्यक्ति कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए और हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है उसका बड़ा प्रभाव हुआ करता है और परिणाम भी। हम जानते हैं कि हम कोई भी काम करेंगे तो क्रिया और परिणाम तो उसमें होने ही है। यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों न हो, एक छोटे से उदाहरण से ये बात स्पष्ट की जा सकती है। एक सम्मिलित परिवार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक वह सुख पहुंचा सके और प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगा करके जितना भी उपार्जन किया जा सकता है करता है। सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए एक रकम होती है जिससे कि अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो। वसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए और उपार्जन करता हो तो भी सभी व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना हो जितना कि प्रथमोक्त स्थिति में और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी और उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर ही सुख होगा। पर इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर ये पड़ जाएगा कि पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा और दूसरे में तो संघर्ष अनिवार्य है जो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए कर रहा है। अरे हम खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दोस्तों के साथ रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं? सारा जिंदगी तो संघर्ष पे ही आधारित है। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं और यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता संघर्ष चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच का हो चाहे देश देश के बीच का हो वर्तमान रहेगा ही। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। ये वाला पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है तो आप लोग इसकी व्याख्या अच्छे से याद रखेंगे। हम जानते हैं कि जो हमारा साइंस है वो हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा अद्भुत शक्ति को दे रहा है। आप पढ़ रहे हो मोबाइल फ़ोन से तो विज्ञान की वजह से, AI है विज्ञान की वजह से, अगर गर्मी लग रही है पंखे के सामने बैठे हो विज्ञान है, लाइट में बैठे हो विज्ञान है, सारी चीज़ें विज्ञान है जिसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति के समूह के गिराने में होता ही रहेगा। हम जानते हैं कि सारी चीज़ों के 2 एस्पेक्ट होते हैं यानी कि 2 पहलू होते हैं। अगर हम किसी को उठाएंगे तो किसी को गिराएंगे भी। सोचो जैसे हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा बना रहे हैं तो दूसरे देश के लिए परमाणु बम बना लिया तो गिराने वाला भी काम उसमें होता रहता है।
इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो कि उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग वासना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती और वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त ये बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का संवाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। क्या इस संबंध में ये उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघ लिपि अर्थात देवनागरी में भी छपवाने का आयोजन करें। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत में लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। दूसरी बात यह है कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाएगी जो कि इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ कर सके। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यिकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है जो इस भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी। उसने गर्व के साथ लिखवाया था कि गर फिरदौस बर रुए जमीन अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। अर्थ इसका ये है कि यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही ही है। ये स्वप्न तो तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। एक रियलिटी है कि हम लोग चाहे कितना ही पढ़ ले क्यों न ले, लेकिन जब इन बातों को जीवन में उतारने की बात आती है तो कोई नहीं चल पाता। महात्मा बुद्ध सबको पसंद है, कृष्ण जी सबको पसंद है, सबके घर में पूजा होगी, शंकर पार्वती सबको पसंद है, सबके घर में पूजा होगी। लेकिन अगर किसी का बेटा शंकर बनना चाहे, किसी की बेटी राधा बनना चाहे, किसी का बेटा कृष्ण बनना चाहे, अगर आप रविंद्रनाथ टैगोर और बुद्ध बनना चाहो, अगर आप कबीर बनना चाहो तो कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा। ये समाज आपको बाहर निकाल देगा। लेकिन पूजा सारे लोग उन लोग की करते हैं। तो ये कुछ मेरे विचार थे जो कि मैंने आप लोग को देने चाहे। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।